गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने जो मानव भूगोल के जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, तीन जो प्रिंसिपल्स थी उनके ऊपर हमने बात की। आज हम जो प्रजातियां हैं, जो रेसेस हैं, जो विश्व के विभिन्न भागों में हमें देखने को मिलती है, मानव प्रजातियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इन मानव प्रजातियों के आधार पर ही जो आधुनिक जो मानव है, जिनका एक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, क्षेत्रीय वितरण हमें देखने को मिलता है, उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो कहीं न कहीं वातावरण से प्रभावित रहे हैं। उनकी उत्पत्ति के बाद विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उनका जो प्रसरण हुआ, उसका उनके ऊपर प्रभाव रहा। उन सब चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जब मानव वातावरण के अध्ययन की बात करते हैं मानव भूगोल में, तो प्रजातियों का जो अध्ययन है वो अवश्यभावी होता है। क्योंकि मानव प्रजातियों के विकास के आधार पर ही हम इन मानव और वातावरण के संबंधों को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनकी जो प्रजातीय जो विभिन्नताएं हैं उनको हम समझा सकते हैं। उनके अंदर जो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उनका हम यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ जो विश्व के अंदर जो विभिन्न जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसके अंदर जो चार प्रजातियों की हम यहाँ बात करते हैं: कॉकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड और ऑस्ट्रोलॉइड। तो जब इन प्रजातियों का हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वास्तव में प्रजाति होती क्या है। प्रजातियों को एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इनका बड़ा विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इनकी उत्पत्ति से लेकर इनकी विभिन्नताएं, इनकी जो गतिविधियां हैं, एक जो कल्चर डेवलपमेंट होता है, वो सब चीज़ें वहाँ हमें अध्ययन करने को मिलती है। लेकिन यह जो प्रजाति वाला जो विषय है, ये मानव भूगोल के अंदर भी एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में हम इसको यहाँ शामिल करते हैं। जब हम यहाँ परिभाषित स्तर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हेडन था, हेडन जो एक विद्वान थे, उन्होंने ये कहा कि प्रजाति शब्द जो होता है एक वर्ग विशेष को इंगित करता है, जिसमें अपनी एक सामान्य विशेषताएं होती है, जिसमें एक सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। यह एक जैविक नस्ल को एक प्राकृतिक लक्षणों का योग होता है, जो दूसरे प्रकार के जो प्रजाति में जो लक्षण पाए जाते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। और इसी तरह की जो परिभाषा थी, वाइडल डी ब्लास ने भी बात की कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति, उसके शारीरिक लक्षण, उसकी लंबाई कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी आंखों का बनावट किस तरह की है, बालों का कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, इन सब चीज़ों के आधार पर उन्होंने प्रजाति को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो हम अगर प्रजाति की सामान्य हम बात करें तो प्रजाति व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिसमें शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है। यानी उस वर्ग विशेष, जो एक क्षेत्र विशेष के अंदर जो प्रजाति पाई जाती है, उसमें एक समरूपता हमें देखने को मिलती है। वो एक जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है, और उस आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर उस प्रजाति को हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ जब बात करते हैं तो मानव जाति को साधारणतः विभिन्न जन समूहों में जो जेनेटिक पैटर्न है वो पाया जाता है, उसमें एक समरूपता पाई जाती है। जो प्रजाति जो शब्द है, रेस जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग था, जो विद्वान थे फॉक्स 1570 में, उन्होंने अपनी बुक थी बुक ऑफ मार्टायर्स में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। प्रजातियों में जो आनुवंशिक जो प्रतीप होता है, जीनोटाइप जो होता है, वो और कारकों को पूर्ण ज्ञान के अभाव में विभिन्न शारीरिक लक्षण जैसे उनका शारीरिक रंग, नाक की बनावट, बालों का रंग, बनावट, खोपड़ी का आकार व आकृति, पलकों की आकृति, आंखों का रंग आदि के आधार पर प्रजातियों का हम पहचान भी सकते हैं, उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। जब हम सामान्य बात करते हैं, अब जब निग्रोइड लोगों की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो काले जो लोग होते हैं उनका दिमाग में हमारे आ जाता है। जब हम कॉकेसाइड्स की हम बात करते हैं तो हमारे जो यूरोपियन जो कंट्रीज के जो लोग हैं वो दिमाग में आते हैं। या मंगोलॉइड्स की बात करते हैं तो हम चीन या जो तिब्बत, इन मंगोलिया, इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो हमारे मस्तिष्क में उनकी आकृति उभर के सामने आ जाती है। तो ये जो प्रजातीय जो लक्षण है जिनमें जेनेटिक एक स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी पाई जाती हैं, वो हमें एक इन प्रजातियों को समझने में काफ़ी मददगार होते हैं। ग्रिफिथ टेलर कहता है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यानी कि प्रजातियों का सभ्यता के विकास से कोई संबंध नहीं है, केवल
प्रजाति एक जेनेटिक संरचना के आधार पर एक विशिष्ट लक्षण रखने वाली जाति की तरफ हमें इंगित करती है, न कि सभ्यता की तरफ। टेलर ने यह भी माना कि समस्त प्रजातियों का जो उद्गम है वो मध्य एशिया में कैस्पियन यूराल का जो समीपवर्ती जो क्षेत्र था वहाँ से हुआ। बाद में वहाँ से वो माइग्रेट करके अलग अलग जगहों में चली गई, और उसके बाद उसके अंदर जो जेनेटिक स्ट्रक्चर वहाँ की क्लाइमेट में अडेप्टेशन के हिसाब से परिवर्तन होते गए। तो यानी जो टेलर का एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी कहें या माइग्रेशन जोन थ्योरी कहें, जो टेलर के द्वारा दी गई थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मनुष्य प्रजाति का जो उद्भव था वो मध्य एशिया में हुआ। उसके बाद ये प्रजातियां विभिन्न क्षेत्रों में चली गई, और उसके बाद उनके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस हुए उसके आधार पर प्रजातियों के अंदर हमें विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। ऐसा टेलर का मानना था, जिन्होंने माइग्रेशन या जॉन स्ट्रेटा थ्योरी में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की। अब यहाँ हमने मानव विकास को इस चार्ट के अंदर हमें एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की है कि जो प्लायोसिन टाइम पीरियड या मायोसिन एक ट्रांजिशन फेज में जो मानव का विकास हुआ, तो एक मानव के विकास की अवस्थाओं को अगर हम देखें तो सबसे पहले होमो जो हैबिलस जो मानव था, जो एक मानवीय विकास की एक आधारभूत इकाई कड़ी रहा, उसके बाद जिसको हम कपी मानव के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद जो विकास की अवस्था में जो मानव की स्थिति आई उसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। और होमो इरेक्टस जो मानव था, ये विभिन्न जो विश्व के अंदर वितरण की बात करें तो इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पेंकिंग मानव था वो चीन में इनका विकास हुआ, जावा मानव का जावा में हुआ, और जब अटलांटिक उसकी बात करते हैं या नियंडरथल की बात करते हैं तो जर्मनी के अंदर नियंडरथल जगह है जहां इस मानव के मानवीय पूर्वज का विकास की हम बात करते हैं। और हाइडल वर्ग जो मानव था उसका जर्मनी में हुआ, और इन्हीं में ही प्रजाति है क्रो-मैग्नॉन, जो कि होमोसेपियंस के पूर्व की, या ये कहें कि मानव के विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम देखते हैं। क्रो-मैग्नन जो है उसी का जो आधुनिक जो मानव है उसका विकास हुआ, और इसी क्रो-मैग्नन के द्वारा जो विभिन्न जो रेस थी, जिनकी 4 रेस की, निग्रोइड, ऑस्ट्रेलॉइड, कोकोसॉइड, मंगोलॉइड की जो हम बात करते हैं, उनका विकास इसी क्रो-मैग्नन या जो एक होमोसेपियंस का ही रूप रहा। तो उसके बाद इनके हमें विकास की स्थितियां देखने को मिली। इस चार्ट के अंदर हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब ये जो मानव प्रजातियों का जो उद्भव और जो विकास होता है, इसमें बहुत सारे जो कारक हैं उनका योगदान रहा कि किस तरह से उनके हार्मोनल चेंजेस हुए। हार्मोनल चेंजेस होने के कारण उनके कलर के अंदर, उनकी हाइट के अंदर, इवन उनकी वॉइस के अंदर भी बहुत सारे जो चेंजेस थे वो हमें देखने को मिले। प्राकृतिक वर्ण या जैविक परिवर्तन, नेचुरल जो सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशन, पर्यावरण के साथ अनुकूलन के साथ उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, और उसके कारण विभिन्न जो चेंजेस हमें देखने को मिले। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिला। जो ज्योग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन था उसने भी मानव प्रजातियों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा, और ये जो विभिन्न प्रजातियां जो एक दूसरे से सम्मिश्रण हुआ, जो रेशियल मिक्सचर की जो स्थितियां देखने को मिली, जिससे एक नवीन प्रजातियों का विकास हुआ, तो उन्होंने भी जो मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा। अब यहाँ जो मानव विकास को हमने यहाँ एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो हमने मानव विकास को एक डायग्राम से भी हमने आपको, सबसे प्राचीनतम जो मानव का पूर्वज था उसको हम ड्रायोपिथेकस के नाम से कहते हैं। उसके बाद इस विकास की अवस्था में ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, उसके बाद होमो इरेक्टस आया, होमो इरेक्टस के बाद होमोसेपियंस या क्रो-मैग्नन के नाम से, जैसे हमने पूर्व में बताया कि होमोसेपियंस के बाद जो कोकोसॉइड, मंगोलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड का निर्माण हुआ क्रो-मैग्नन से, उसको हम आधुनिक जो मानव प्रजाति है उसका प्रतिनिधि मानते हैं होमोसेपियंस को लिए। तो कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि किस तरह से मानव का विकास हुआ, सबसे पुराने से नवीन की तरफ या नवीन से पुराने की तरफ। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आइट्रोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस सबसे पहले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस दूसरे नंबर पे, होमो इरेक्टस, देन होमोसेपियंस या क्रो-मैग्नन की हम यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ जो विभिन्न जो विद्वान थे उनके विचारों में काफी अंतर देखने को मिलता है कि मानव का जो विकास था, जो उद्भव था, वो किन जगह से हुआ। तो हमने जैसे हमने स्ट्रेटा थ्योरी की बात की,
या माइग्रेशन थ्योरी जो टेलर की बात की, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मानव प्रजाति का जो विकास था, उद्भव था, वो मध्य एशिया से हुआ। लेकिन जो ऑसबर्न थे वो ये मानते हैं कि इनका विकास तिब्बत और मंगोलिया से हुआ, जबकि डार्ट कीथ व लीके जो मानव प्रजाति का विकास की जो बात है उसके संदर्भ में कहते हैं कि उनका जो विकास है वो अफ्रीका से हुआ। तो ये विचारों में विभिन्नताएं उनके अध्ययन के आधार पे हो सकती हैं, लेकिन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस विद्वान ने मानव प्रजाति के विकास को कौन से स्थान से उनके उद्भव को स्वीकार किया है। जैविक विशेषता जिनका मानव सांस्कृतिक विकास में प्रभाव रहा, क्या चेंजेस जो मानव प्रजातियों के अंदर आए जिसके उनके कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंगूठे का अभिचारिता, तो अंगूठा जो होता है इसका आगे की तरफ होना, जिससे कि मानव प्रजाति किसी चीज को पकड़ सकती थी, ग्रिप कर सकती थी, सीधे खड़े होने की क्षमता। जब मनुष्य का विकास हो रहा था तो पहले बंदरों की जैसे चलता था, धीरे धीरे वो सीधा खड़ा होने लग गया। त्रिविमीय दृष्टि, उसके देखने की जो विजन था वो चारों तरफ वो देख सकता था। जटिल जो कॉम्प्लिकेटेड जो उसका जो माइंड था, जो अन्य जो प्रजातियां, जो अन्य जो जैविक जो जातियां होती हैं, जैविक जंतु होते हैं, उसके तुलना में काफ़ी जटिल था, जिसके बुद्धि की जो क्षमताएं थी वो अन्य जो जैविक जो होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी अंतर होता है। साथ ही वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, संप्रेषण की उनकी जो क्षमताएं थी। तो इन सब चीज़ों ने मनुष्य के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब यहाँ हम मानव प्रजातियों का हम यहाँ वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो इन मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण था विभिन्न आधारों पे किया गया। तो उन आधारों का, मानव प्रजातियों का जो आधार थे उनको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। आज के वीडियो में हम केवल उस प्रजाति के साथ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन चीज़ों को हम और एक्सप्लेन करेंगे, प्रजातियों का वर्गीकरण किन किन आधारों पे, किन किन उनकी विशेषताएं थी। उनका धन्यवाद।